नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले दौरे पर निकले प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने विकास कार्यों सहित डीएमएफ फंड को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। दुर्ग जिले के जेवरा चौकी में एक बाराती की चाकू गोदकर कर दी गई हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग जिला मुख्यालय में आउटलेट प्रारंभ करने तथा संजीवनी जैसे आउटलेट को उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिए अधिकारियों को निर्देश। बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत छावनी थाना ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ संतोष शर्मा उर्फ मथुरा को किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही डीएमएफ फंड को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। दुर्ग जिले दौरे पर निकले प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने जिले में हो रहे विकास कार्य सहित डीएमएफ फंड को लेकर अधिकारियों से दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में चर्चा की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, कैबिनेट मंत्री भिलाई महापौर देवेंद्र यादव, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जो एक महत्वपूर्ण निधि जिले में उपलब्ध होता है वो खनिज न्यास का निधि है और इसके तहत जो कार्य योजना है, जो शासन की जो प्राथमिकता है उसके अनुरूप एक बनती है। तो लगभग आज जिले में 50 करोड़ रुपए की डीएमएफ कार्य योजना स्वीकृत हुई है, जो माननीय प्रभारी मंत्री जी और जो क्षेत्र के विधायक हैं उनके उपस्थिति में हुई है। और उसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य और कृषि और एजुकेशन और पोषण इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य योजना अनुमोदित प्रस्तावित है, उनको मंजूरी दी गई है। कुछ कार्यों के बारे में ये कहा गया है कि आने वाली बैठक में रख लेना। लगभग 50 करोड़ के आसपास की स्वीकृति दी गई। जो यूरिया को लेकर के एक दिक्कत की बात सामने आ रही है कि नकली खाद और नकली यूरिया, देखिए यूरिया वाला मामला तो पूरा भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यूरिया की आपूर्ति वहाँ से 50% भी नहीं हो पाई और जिसके कारण ये कठिनाई उत्पन्न हुई है। एक विकल्प के रूप में जैविक खाद का भी उपयोग किया जा सकता है, जो समितियों को जानकारी दी गई है कि उसमें जो नगद बीज और खाद इसके लिए खेती करने के पहले, बुआई के पहले उनको जो नगद बीज खाद दिया जाता है तो कुछ मात्रा जैविक खाद का भी ले लें। लेकिन लगातार भारत सरकार की जो एजेंसी है उससे संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है कि इसकी पूर्ति हो जाए। गौरतलब है कि जिला खनिज संस्थान न्यास दुर्ग की शासकीय परिषद की बैठक में आज प्रमुख रूप से 13 एजेंडे में चर्चा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला खनिज संस्थान के सदस्यों की जानकारी, खनिज संसाधन विकास निधि से स्वीकृत कार्य सहित अन्य विषयों पर पालन प्रतिवेदन की समीक्षा के साथ ही प्रभारी मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जेवरा चौकी अंतर्गत ग्राम सिरसा खुर्द में एक बाराती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सीएसपी विवेक शुक्ला को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। सीएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान ग्राम कोपरा, थाना पांडुका, जिला गरियाबंद निवासी हेमचंद यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि बारात में आए 23 वर्षीय युवक का नाचने के दौरान कुछ लोगों से विवाद हो गया था। रात लगभग 12 बजे विदाई के बाद युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। शादी घर में हुए हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। घटना के कुछ देर बाद पुलिस गांव में पहुंच गई। संदेहियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। शाम रात की बात है, जो चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र में पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि सिरसा खुर्द नामक गांव में एक युवक की बॉडी रास्ते पे पड़ी हुई है। रात 11:30-12 बजे के आसपास ये जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो वहां पहुंचने पर पता चला कि जो युवक है उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी और यह युवक बारात में आया हुआ था, जो कि कोपरा थाना पांडुका के अंतर्गत जिला गरियाबंद का निवासी है। इसका नाम हेमचंद यादव है। ये बारात में आया हुआ था और बारात में जब आए थे तो इस समय गांव में सिरसा खुर्द में एक घर में शादी हो रही थी, जिस शादी में इनका कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, जिस पर से फिर बाद में जब बारात विदाई हो रहा था उस समय ये लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें फिर उसे चाकू मारकर मारा गया। इसमें कुछ अन्य युवक भी शामिल हैं, जिसपे अभी पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। कुछ संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर
पुलिस ने बताया कि युवक की लाश सड़क में खून से लथपथ मिली। शर्ट फटा हुआ था, आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। इस मामले में घराती और बाराती दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट अब आउटलेट में भी बिकेंगे। इसकी तेजी से बढ़ती डिमांड को देखते हुए दुर्ग जिला मुख्यालय में इसके आउटलेट आरंभ करने अथवा संजीवनी जैसे आउटलेट में इसे उपलब्ध कराने के निर्देश कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारियों को दिए। दुर्ग संभाग के कृषि तथा अनुषांगिक विभागों के अधिकारियों की बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी काम करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। बारिश उम्मीद के मुताबिक हो रही है। फील्ड की लगातार मॉनिटरिंग करें। किसानों को खाद बीज की व्यवस्था तथा आर्थिक रूप से उपयोगी फसलें लेने के लिए भी तैयार करें। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को गुणवत्तापूर्वक सामग्री उचित मूल्यों पर मिल सके। इसके लिए बाजार पर नजर रखें। जहां इसका उल्लंघन होता दिखे उस पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले दूसरी फसल लेने किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह किसानों की आय बढ़ाने का बेहतरीन माध्यम है। अधिकतम किसानों के पास जाएं और उन्हें इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद बीज मिलते रहे, यह सुनिश्चित करें। इस मौके पर विभाग की प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती एम गीता भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि खरीफ का समय काम दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। खाद का जो आवंटन है, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ही देखती है। जून महीने में जो हमको आवंटन होना था उसमें लगभग 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी और यूरिया की कमी हुई है। अब जुलाई महीना में जो हमको आवंटन मिला है वो जून के बैकलॉग को पूरा भी कर देना तो ये बहुत हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसानों को अभी यूरिया की ज़रूरत है, डीएपी की ज़रूरत है। डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति की अभी ज़रूरत नहीं है। उनको अगर थोड़ा भी अगर केंद्र सरकार में उनकी चलती है तो एक पत्र लिखना चाहिए और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए। सरकार की योजनाएं मूल रूप से कृषि की तरक्की पर केंद्रित हैं। जितने ज़्यादा किसानों से संवाद करेंगे उन्हें अपनी तकनीकी ज्ञान और शासकीय योजनाओं का उतना ही अधिक लाभ दे पाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे अन्य तकनीकी नवाचारों का निरीक्षण भी किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। हत्या का प्रयास जैसे संगीन मामलों में 7 वर्ष की सजा काट कर आया संतोष शर्मा उर्फ मथुरा को देसी कट्टा और कारतूस के साथ छावनी पुलिस ने पकड़ा। मथुरा के संबंध में जानकारी मिल रही थी कि वह हथियार रखा हुआ है और लोगों को दिखाकर आतंकित करता है। बदमाशों के धरपकड़ अभियान के तहत एक टीम थाना छावनी से पृथक रूप से गठित कर ऐसे अपराधियों की पहचान एवं धरपकड़ हेतु लगाया गया था। पिछली रात्रि सूचना मिली कि मथुरा सुभाष चौक कैंप 1 भिलाई के पास अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा है। वह हथियार रखा है और किसी गंभीर वारदात करने की फिराक में है। तत्काल पार्टी मौके पर रवाना हुई। सूचना पर मथुरा को घेराबंदी कर मौके पर पकड़ा गया तथा उससे अवैध हथियार, देसी कट्टा व कारतूस आदि जब्त किया गया। उसके विरुद्ध थाना छावनी में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पिछली रात की घटना है। छावनी पुलिस पेट्रोलिंग पर थी। ये सूचना मिली थी कि संतोष सुभाष चौक के पास एक पुराना अपराधी जिसका नाम संतोष शर्मा उर्फ मथुरा है, वो अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा है और उसके पास कुछ हथियार वगैरह भी हैं। कुछ गंभीर वारदात की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौके पर तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुंची, घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया और उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस बरामद हुआ है। और ये अपराधी पहले जेल की सज़ा काट चुका है और 7 साल की सज़ा काटने के बाद ये बाहर निकला हुआ है और उसके पास इसकी गतिविधियाँ और भी संदिग्ध थी और इसको पुलिस फॉलो कर रही थी। कल सूचना के मुताबिक इसको पकड़ा गया और फिर इससे हथियार भी बरामद हुए। दरअसल मथुरा जेल से छूटने के बाद अपराध जगत में अपना दबदबा बनाने की फिराक में लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों उसके यही संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने पुराने वारंट पर जेल भेजा था। पुलिस की पैनी नजर ऐसे अपराधियों पर है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सेवाएं समाप्ति से नाराज कोविड स्टाफ ने किया प्रदर्शन, मांगी अनिश्चितकालीन धरना की अनुमति। कोविड संक्रमण की लहर में कमी आने की गाज इस जानलेवा बीमारी के नियंत्रण के लिए संविदा पर नियुक्त कोविड स्टाफ पर गिरी है। जिला प्रशासन ने इनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। पखवाड़े भर पहले जारी इस आदेश को वापस लेने और उन्हें काम पर रखे जाने की मांग को लेकर प्रभावित स्टाफ संघर्ष कर रहा है। वहीं उन्हें 2 माह का वेतन भी प्रदान नहीं किया गया है। इसके लिए उन्होंने शहर विधायक वोरा से भी सहयोग की अपील की है। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन धरना दिए जाने की अनुमति मांगी है। अपनी बहाली की मांग को लेकर कोविड स्टाफ ने आज जेआरडी स्कूल के पास प्रदर्शन किया। मौजूद आईसीयू स्टाफ नर्स सोनी यादव तथा डोमेश्वरी साहू ने बताया कि कलेक्टर के इस आदेश से लगभग 287 मेडिकल स्टाफ प्रभावित हुआ है।
जिनमें 22 आईसीयू स्टाफ नर्स भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के निवारण के लिए उन्हें 6 नवंबर 2020 को सेवा में लिया गया था। उस दौरान आश्वासन दिया गया था कि संक्रमण पर नियंत्रण होने के बाद भी उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। सरकार ने हमारी भर्ती संविदा के हिसाब से निकाली थी, लेकिन 9 महीने के बाद फिर उन्होंने हमें निरस्त कर दिया है जॉब से। अभी हम 10 दिन से जॉब पे नहीं जा रहे हैं, सरकार ने हमको जॉब से निकाल दिया है। क्या बोल के निकाला गया? उन्होंने ये कहा है कि आपकी मतलब सेवा समाप्ति का आदेश निकाल दिया है, ये बोलकर कि हमारे प्रदेश में अब कोरोना के पेशेंट नहीं रहे तो आप लोगों की सेवा समाप्त की जाती है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं मतलब जितनी भी स्वास्थ्य भर्तियाँ निकलती हैं उसमें हमको प्राथमिकता दें। हम लोगों ने बहुत बुरी परिस्थिति सामना करना पड़ा। लोग अपने घर से नहीं निकलते थे। हम बिना डरे लोगों का बहुत अच्छे से और अपने घर वालों के जैसे समझकर लोगों का कोरोना पेशेंट का हम लोग केयर करते थे। बिना सोचे समझे हम लोग अपने जान में जोखिम में डाल करके हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हमको हो जाएगा, हमारा कोई परवाह नहीं, लेकिन हम लोग पेशेंट का केयर बहुत दिल से किए हैं। हम ये दिल से चाहे हैं, दुआ किए हैं कि पेशेंट का केयर हम कर रहे हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाए, ये सोच करके हम लोग केयर किए हैं। संक्रमण काल में पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं प्रदान किए जाने के बावजूद 4 जून को कलेक्टर द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके विरोध में कोविड स्टाफ ने 21 जून को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सेवाओं को यथावत रखे जाने की मांग की थी, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। इसलिए अब आंदोलन का मार्ग इख्तियार किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान का उन्हें 2 माह का वेतन भी प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे बस ऑपरेटरों ने छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले राजनांदगांव शहर में बसों की रैली निकाली और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना काल के बीच बसों का संचालन भी प्रभावित है। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से बस संचालक पुराने यात्री किराए के दर पर बस चलाने में असमर्थ है। डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण बस ऑपरेटर यात्री किराए बढ़ाए जाने और किराए में वृद्धि के संबंध में स्थायी नीति बनाने सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बसों एवं परमिटों के निष्प्रयोग के लिए 2 माह की सीमा समाप्त किए जाने की मांग भी बस ऑपरेटरों के द्वारा की जा रही है। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर बस ऑपरेटर लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अपने इस आंदोलन के तहत आज राजनांदगांव शहर में बस ऑपरेटरों ने छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले बसों की रैली निकाली। शहर के पुराना बस स्टैंड से निकली बसों की रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां बस ऑपरेटरों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। अभी तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अब धीरे धीरे हमारा आंदोलन उग्र होते जाएगा। 12 तारीख को हम पूरे छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर रायपुर जाकर के महाधरना देंगे। उसके बाद अगर मांग नहीं मानी गई तो 13 तारीख को हम पूरे छत्तीसगढ़ का बस को चक्का जाम कर देंगे, बसों की हड़ताल कर देंगे। और फिर उसके बाद 14 तारीख को पूरे बस ऑपरेटर छत्तीसगढ़ के खारून नदी में जाकर के इकट्ठा होंगे और वहाँ सब अपना जल समाधि दे देंगे। अगर इसमें कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र शासन और राज्य शासन की होगी। 22 मार्च 2020 को शासन के आदेश पे हमने कोरोना काल की वजह से गाड़ियों को खड़े कर दिया था। उस समय गाड़ियों का डीजल का रेट 65 रुपये था। आज गाड़ियों का डीजल का रेट हो गया है 97 रुपये 98 रुपये और निकट भविष्य में 125 रुपये तक के जाने की संभावना है। हम शासन से बार बार गुहार करते थे, इसके पहले भी बीजेपी शासन थी, अभी कांग्रेस की सरकार आई है। हमने ये कहा है कि जब एक हमारी स्थायी नीति बना दिया जाए, अगर डीजल का रेट बढ़ता तो हमारा किराया बढ़ा दिया जाए, डीजल का रेट कम होता तो हमारा किराया कम कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई स्थायी नीति बनती। पिछले दफे जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हमको भी इसी तरीके से प्रदर्शन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हमारा किराया बढ़ा जाता था। वैसे अब इस बार भी कर रहे हैं। हमारे इसके साथ डीजल के रेट के साथ साथ गाड़ियों का टायर का रेट बढ़ गया, चेचिस का रेट बढ़ गया, स्पेयर पार्ट का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन किराया यथावत है। वर्तमान किराए में गाड़ी चलाना असंभव है। पूरे छत्तीसगढ़ में 12,000 बसें हैं। हम ये स्थिति है कि 16 महीने से हमको जिस गाड़ी हमारी जो फाइनेंस है हमको किस्त पटाना पड़ रहा है। इनके छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के आह्वान पर जो है यात्री किराया बढ़ाने और इसका जो बस के निष्प्रयोग की 2 माह की सीमा समाप्त करने संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये जो है शासन की नीतिगत निर्णय से संबंधित है। आप लोगों का ज्ञापन जो है हम शासन को भेजेंगे और जो भी निर्णय होगा शासन स्तर से होना है। राजनांदगांव शहर में लगभग 40 बसों को एक के पीछे चलता देखने वालों की भीड़ भी लग गई थी। पुराना बस स्टैंड से निकलकर रैली कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची और बस ऑपरेटरों ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर एडिशनल कलेक्टर को राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। एडिशनल कलेक्टर बस ऑपरेटरों से ज्ञापन लेने कलेक्टर कार्यालय के बाहर आए। वहीं उन्होंने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि बस ऑपरेटरों की मांगे शासन स्तर की है और उनके ज्ञापन को शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।
आज हमारे पूरे ज़िले के सारे बस ओनर आए हुए हैं और लगभग 30 से 35 गाड़ियां हमारी जो है इस रैली में शामिल हुई है। यात्री किराया की वृद्धि के नाम से हम लोगों ने स्ट्राइक की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को यात्री किराया बढ़ाने में संकोच नहीं है, यानी कि रेलवे का किराया जो है आज दुगना हो गया है। सरकार की अपनी जब स्थिति खराब हो रही है तो रेलवे ने अपना किराया दुगना कर दिया है और हम बस मालिक जो हैं मतलब घर के हैं ना घाट के हैं, हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। आज यही MPSRTC जैसे पुराने समय में हुआ करती थी, तो जैसे जैसे डीजल का रेट बढ़ता था उस रेसों पे किराया बढ़ जाता था, जिस रेसों में डीजल का रेट कम होता था उस रेसों में किराया भी कम हो जाता था। ये परमानेंट पॉलिसी हम लोग जब से बस ओनर छत्तीसगढ़ अलग होके स्ट्राइक पे जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों की यही मांग रही है कि परमानेंट पॉलिसी हमको दे दे गवर्नमेंट। प्रदेश सरकार के नाम अपने सौंपे गए ज्ञापन में बस ऑपरेटरों ने कहा कि अगर उनकी मांगे 12 जुलाई तक पूरी नहीं हुई तो 13 जुलाई को वे पूरे प्रदेश में बसों का चक्का जाम करेंगे, जिससे लगभग 12,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। बस ऑपरेटरों ने अपने ज्ञापन में कहा कि लगभग 2,500 बसों का किश्त जमा नहीं करने के कारण फाइनेंस कंपनियों ने बसें सीज कर ली है। ऐसे में कई बस मालिक मजबूरन अपना व्यवसाय छोड़कर फल फ्रूट और सब्जी भी बेच रहे हैं। बस मालिकों ने कहा कि आज हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, चेचिस, बॉडी, टायर, पार्ट्स के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में उनके लिए पुरानी यात्री दर पर बस चलाना संभव नहीं है। मांगे पूरी नहीं होने पर 14 जुलाई को बस ऑपरेटरों ने खारू नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी भी शासन को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। 28,000 आबादी वाले बेमेतरा में 7 महीनों से मीठे पानी की पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने PHE के अधिकारी से मुलाकात कर अधिकारी को खारे पानी की जार भेंट करते हुए आमजनों की परेशानी से अवगत कराया। बेमेतरा सड़क निर्माण के दौरान मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से शहरी जलावर्धन योजना के अंतर्गत शहर में बीते 7 महीने से मीठे पानी की आपूर्ति ठप है। मामले में संबंधित विभाग व जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आमजनों में खासी नाराजगी है। उल्लेखनीय है कि बेमेतरा शहर खारा पानी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। उक्त बातें किसान नेता योगेश तिवारी ने कही है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर संबंधित विभाग गंभीर नहीं है। नतीजतन शहर के लोगों को मीठे पानी की आपूर्ति नहीं होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 7 महीने से बेमेतरा का पाइपलाइन जो है, जो फिल्टर प्लांट से जो शुद्ध पानी आता है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जो 33 करोड़ की लागत से जो रोड बनाई जा रही थी, तो ठेकेदार के द्वारा उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। 25 लाख रुपया PWD के द्वारा सैंक्शन भी कर दिया गया है। उसके बावजूद पूरा गर्मी निकल गया, बरसात निकल गया, बेमेतरा वासियों को अभी तक शुद्ध पेयजल पीने को नहीं मिल रहा है। उस संबंध में आज हम लोग यहाँ का जो खारा पानी का जो वो है, हम लोग बाटल लेके आए थे ताकि यहाँ के अधिकारियों को दे कि आप ऐसे पानी पीने के लिए बेमेतरा वासी मजबूर है, आप भी पी कर देखिए। आज उनको सूचना देने के बावजूद यहाँ कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। राम टेके जी गायब है, यहाँ का SDO गायब है, यहाँ सहायक अभियंता गायब है, अभियंता गायब है। ऐसे यहाँ जंगल राज चल रहा है इस PHE दफ्तर में। और मैं मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो लोगों का जन भावनाओं को और जिनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है। जब हम जन नेता लोग अपनी कोई समस्या लेकर नहीं आए, बेमेतरा की समस्या को लेकर आए, उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग आज प्रदर्शन करके यहाँ जा रहे हैं। उनको चेतावनी देके जा रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बेमेतरा वासियों को अगर शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा, ऐसे PHE दफ्तर में हम ताला लगा देंगे। शहर के मध्य से करीब 33 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर 2 लेन सड़क का निर्माण प्रगति पर है। सड़क के बेस निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे से शहरी जलावर्धन योजना की पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर जिम्मेदार अधिकारी संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जल्द मरम्मत के लिए कार्यपालन अभियंता PHE से बुधवार को मुलाकात कर मीठे पानी की जार भेंट कर आमजनों की परेशानी से अवगत कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।